हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में पढ़ाया था नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, ठीक। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। तो आइए देखते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। दोस्तों, ये हेडिंग देखते ही हमें करंट मालूम पड़ता है। देखिए करंट क्या होता है। करंट, ठीक है ना। हेडिंग आपका है ठोसों के विद्युतीय गुण और इसमें करंट प्रवाहित की जाती है। देखिए करंट, अगर करंट प्रवाहित होते हैं तो वहाँ पर विद्युत का चालक होता है। मतलब अगर करंट फ्लो कर रही है तो विद्युत का चालक होता है, अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है तो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक। आइए देखते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। वैद्युत गुण के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, चालक। देखिए वे ठोस जिनसे विद्युत सुगमता से प्रवाहित होती है उसे चालक बोलते हैं। जैसे 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक। फिर से देखिए चालक, वे ठोस जिनसे विद्युत सुगमता से प्रवाहित होती है चालक बोलते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कोई भी ठोस है अगर उसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो रही है उसे ही चालक बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर चालक की चालकता देखिए 10⁴ से 10⁷, इसका मान भी प्लस में दिया गया है। प्लस मान के लिए ये मालूम पड़ता है कि करंट आसानी से प्रवाहित हो रही है, इसीलिए उसका मान प्लस में होता है। अगर यही मान माइनस में होता तो इसका मतलब होता उसका करंट प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक। देखते हैं अगला टॉपिक। अगला पॉइंट है हमारा अचालक। देखिए चालक किसे बोलते हैं। वे ठोस जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उसे अचालक बोलते हैं। मतलब ये हुआ अचालक उसे बोलते हैं अगर किसी प्रकार का ठोस है उसमें करंट आसानी से प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसे अचालक बोलते हैं। अब अचालक की चालकता देखिए, यहाँ पर इसका मान है 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए अब अचालक की चालकता जो है माइनस में है। माइनस का मतलब ये हुआ कि करंट आसानी से प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए उसे अचालक बोलते हैं। अगर प्लस होता तो करंट आसानी से प्रवाहित होती। जैसे देखिए प्लास्टिक, रबर, इसमें करंट आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला टॉपिक है हमारा अर्धचालक। अगर अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक एक ऐसा चालक है जो दोनों में ही आता है। चालक में भी जा सकता है और अचालक में भी जा सकता है। और अगर अचालक की बात करें तो अगर इसका मान परम शून्य मतलब अगर 0 केल्विन लेते हैं तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसका मान शून्य है। मान शून्य होने में और जो मान माइनस में होता है उसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। और जो यहाँ पर चालक है, चालक में करंट प्रवाहित होगी मगर दो कंडीशन से। पहला कंडीशन, या तो तापमान उच्च होना चाहिए तब जाकर करंट प्रवाहित होगी, या तो उसमें अशुद्धि मिलाया जाए तब जाके करंट प्रवाहित होगी। दो ही कंडीशन है। चालक में या तो तापमान उच्च होना चाहिए तब जाके करंट प्रवाहित होगी, या तो उसमें अशुद्धि मिलाया जाए तब जाके करंट प्रवाहित होगी। और अगर अचालक की बात करें तो अगर इसका मान शून्य में है तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। चालक की चालकता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो देखते हैं अगला टॉपिक, बैंड सिद्धांत। देखिए यहाँ पर परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनाते हैं। जिनकी ऊर्जा पास पास होती है वह बैंड बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आणविक कक्षक मतलब जिनकी ऊर्जा पास पास होती है तो वह आपस में बैंड बना लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए बैंड दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका चालन बैंड, सेकंड है आपका संयोजी बैंड। अब चालन बैंड किसे बोलते हैं? जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसे चालन बैंड बोलते हैं और जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे संयोजी बैंड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर परमाणविक कक्षक आणविक बनाते हैं और आणविक बैंड बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए
ये जो आपका कोष्ठक है इसे बोलते हैं चालन बैंड, और जो सेकंड वाला है ये आपका संयोजी बैंड। अब देखिए संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, और जिस बैंड की ऊर्जा कम होती है उसमें ही इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, ठीक है ना। और जिस बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाता है, वह स्थान रिक्त होता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रॉन रिक्त, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो संयोजी बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ठीक ना। देखिए इलेक्ट्रॉन रखा गया है। उसके बाद पॉइंट है, यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में हस्तांतरित होता है तो विद्युत प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है, अगर नहीं जा सकता है तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी। फिर से देखिए ये हमारा चालन बैंड है, ये दूसरा संयोजी बैंड है। तो चालन बैंड उसे बोलते हैं जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसे चालन बैंड बोलते हैं, और जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे संयोजी बैंड बोलते हैं। अगर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकते हैं तब तो ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं तो ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा चालक। इस फिगर में देखिए जो पहला फिगर है उसको बोलते हैं चालन बैंड, दूसरे वाले को संयोजी बैंड, ठीक है ना। अब हमने अभी बताया था चालन बैंड वो होता है जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसे चालन बैंड बोलते हैं, ठीक। और जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे संयोजी बैंड बोलते हैं, और इसके ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ चालक में कि संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं संयोजी बैंड से निकलकर चालन बैंड में हस्तांतरित हो सकते हैं, तो विद्युत हमारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट देखिए, चालक के अंदर, ठीक है ना, चालक के अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड अतिव्यापित होते हैं। इनके मध्य ऊर्जा अंतराल लगभग शून्य होता है। ये चालन बैंड है, संयोजी बैंड है, और ऊर्जा अंतराल का लगभग मान शून्य रहता है। अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में हस्तांतरित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में हस्तांतरित हैं यहाँ से निकलकर आसानी से चालन बैंड में स्थिर हो जाते हैं, मतलब हस्तांतरित हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं, तो विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा अचालक। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ाया था बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत के अंतर्गत एक आया था चालन, दूसरा संयोजी। तो चालन और संयोजी चालक में भी आते हैं, इसके लिए हमने चालक भी पढ़ाया, और चालन और संयोजी अचालक में भी आते हैं, इसीलिए हम अचालक पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका चालन बैंड है, दूसरा आपका संयोजी बैंड है, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ पर इनके मध्य की ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी मध्य की मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य की ऊर्जा काफ़ी अधिक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए यहाँ पर विद्युत प्रवाह नहीं हो पाती है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य की ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काफ़ी अधिक है, इसलिए विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट है आपका, अचालक के अंदर चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल काफ़ी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में हस्तांतरित नहीं हो पाते हैं एवं यह विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। तो ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। क्यों नहीं पहुँच पाता है? क्योंकि इन दोनों के मध्य की ऊर्जा अंतराल काफ़ी अधिक होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका अर्धचालक। अर्धचालक में देखते हैं, ये आपका जो पहला फिगर है ये आपका चालन बैंड है, दूसरा आपका संयोजी बैंड है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है और इनके मध्य की ऊर्जा
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अगर तापमान बराबर 0 केल्विन अगर मान लेते हैं, परम शून्य अगर लेते हैं, तो विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता है क्योंकि इसका मान शून्य है। उसके बाद अगर तापमान में वृद्धि करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसमें भी वृद्धि आ जाती है, इसलिए वहाँ पर विद्युत प्रवाह हो पाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नैज अर्धचालक, जिसको बोल सकते हैं आंतर अर्धचालक, और दूसरा नाम इसका है शुद्ध अर्धचालक। यहाँ दूसरा है बाह्य अर्धचालक, दूसरा नाम है अपद्रव्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। अब देखते हैं दोस्तों, तो इस अर्धचालक में दोस्तों हम कार्बन के परिवार को देखते हैं। तो कार्बन का परिवार है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इस कार्बन के परिवार में हम सिलिकॉन को लेते हैं। तो सिलिकॉन को 4 बांड से व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन को 4 बांड से देखिए आप व्यवस्थित कर दिए हैं, पहली लाइन, दूसरा, तीसरा, केवल 4 बांड से सिलिकॉन व्यवस्थित है। अब इसमें ये होता है कि इस फिगर में अब देखिए, अगर हम तापमान बढ़ा दें, अगर इसमें हम तापमान बढ़ा दें तो कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट था, मतलब जो यहाँ पर बॉन्ड था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर, तो ये आपस में टूट गए ना, तो इन दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिलकर मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से टूट गए हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम तापमान बढ़ा दें, इसमें अगर हम तापमान बढ़ा दें तो कुछ सहसंयोजी बंध आपस में टूट जाते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड था, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों टूट गए हैं और ये दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये भी टूट गए, यहाँ भी, तो ये दोनों आपस में मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है ना, बस इसमें यही है कि आप सबसे पहले कार्बन के परिवार को लीजिए, उसके बाद सिलिकॉन को 4 बांड से व्यवस्थित कीजिए, उसके बाद तापमान बढ़ाने पर कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो बंध टूटते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसे। यहाँ पर भी टूट गए, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, देखिए इसमें अगर हम नैज अर्धचालक में अशुद्धि को जोड़ देते हैं या मिला देते हैं तो अपद्रव्य अर्धचालक बनता है। ठीक है ना, नैज अर्धचालक में अशुद्धि को अगर जोड़ देते हैं तो अपद्रव्य अर्धचालक बनता है। अब देखिए यहाँ पर 13वें वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का तत्व है, 15वें वर्ग का तत्व है। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है कि 14वें वर्ग में 15वें वर्ग के तत्व को जोड़ देते हैं। देखिए अब 14वें वर्ग में तत्व हम लेते हैं Si, ठीक है ना, सिलिकॉन, जिसको बोलते हैं चतुर्थ संयोजी। अब इसी 14वें वर्ग में 15वें वर्ग को अशुद्धि के रूप में जोड़ देते हैं और 15वें वर्ग का तत्व है फास्फोरस। ठीक है ना, मतलब ये हुआ 14वें वर्ग के तत्व में 15वें वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पंच संयोजी। ठीक, देखिए आगे। अब हम सिलिकॉन को 4 बांड से आपस में जोड़ देते हैं। सिलिकॉन के पास 4 ही बांड होता है, वो भी कार्बन का परिवार है। इसको हम 4 बांड से स्थापित कर दिए, यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम इसमें फास्फोरस के अशुद्धि को मिलाएंगे तो फास्फोरस में 5 बांड होते हैं और सिलिकॉन में 4 बांड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन हट जाएगा, इसके स्थान पे फास्फोरस आ जाएगा। तो फास्फोरस में 5 बांड होते हैं, एक बांड यहाँ पर हुआ, यहाँ पर मिला, दूसरा बांड यहाँ पर मिला, तीसरा बांड यहाँ पर, चौथा बांड यहाँ पर, 5वां बांड यहाँ पर मिला। ठीक है ना, तो 5वां बांड हमारा बच रहा है। जब 5वां बांड हमारा बच रहा है, ये कहीं पर भी स्थापित नहीं हो सकता है, इसे ही बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए दोस्तों, 14वें वर्ग में Si लेते हैं और इसमें 15वें वर्ग के अशुद्धि को मिलाते हैं फास्फोरस, जिसको पंच संयोजी बोलते हैं।
इसको चतुर्थ संयोजी बोलते हैं। उसके बाद हम सिलिकॉन को 4 बांड से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम सिलिकॉन को 4 बांड से जोड़ देते हैं, फिर फास्फोरस मतलब अशुद्धि को इसमें ऐड करते हैं, तो सिलिकॉन यहाँ से हट गया, फास्फोरस यहाँ पर आ गया। सिलिकॉन के पास 4 ही बांड होते हैं और फास्फोरस के पास 5 बांड होते हैं, तो एक बांड यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां हमारा बच रहा है। तो फास्फोरस को मजबूरी है, फास्फोरस की ये मजबूरी है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको फ्री छोड़ना ही पड़ेगा, उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री में छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया और इसी को ही n प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। दोस्तों आया समझ में? देखिए आगे। अब उसके बाद 14वें वर्ग में सिलिकॉन को लेते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं 13वें वर्ग एल्युमिनियम की अशुद्धि को। 14वें वर्ग में सिलिकॉन को लेते हैं प्लस 13वें वर्ग में एल्युमिनियम को लेते हैं, मतलब एल्युमिनियम की अशुद्धि को उसमें ऐड कर देते हैं। फिर वही सेम प्रक्रिया कि सिलिकॉन में 4 बांड पाए जाते हैं, सिलिकॉन को हम 4 बांड से जोड़ दिए हैं। देखिए टोटल में केवल 4 बांड ही हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जब एल्युमिनियम के अशुद्धि को यहाँ मिलाते हैं तो सिलिकॉन यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो गया, दूसरा यहाँ ऐड हो गया, तीसरा यहाँ ऐड हो गया, चौथा नहीं हो पाएगा क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये स्थान इसका खाली रहेगा, ये स्थान इसका खाली रहेगा, यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो चौथा नहीं है। जब चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्थान खाली हो गया। जब ये स्थान यहाँ पर खाली हो गया है तो जो और इलेक्ट्रॉन हैं, जो और बांड लगे हैं आपस में, तो वो सोचेंगे कि यह स्थान खाली है। उसके बाद जो अदर बांड हैं या जो अदर इलेक्ट्रॉन हैं वो ये सोचेंगे कि यहाँ पर स्थान खाली है, स्थान भरने के लिए यहाँ से निकल कर यहाँ भी आ सकते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थान स्थापित कर लिया तो यहाँ खाली हो गया। जब यहाँ खाली हो गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सोचेगा ये स्थान खाली है, इसको हम भी भर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। ऐसे पूरी प्रक्रिया सब में चलती रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपस में भर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 हैं और ऐड करने वाले 4 हो रहे हैं ना, तो कहाँ से होगा? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ से ऐड होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन इसका स्थान लेता है ये खाली होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसका स्थान लेता है तो ये खाली होता है। एग्जाम्पल के लिए 4 कुर्सी है और बैठने वाले 3 ही लोग हैं, एक कुर्सी खाली पड़ रही है, तो वो लोग सोचेंगे कि एक कुर्सी खाली है उसको भी भर लेते हैं। अगर ये लोग उठकर उस पर बैठ जाते हैं तो उनकी कुर्सी खाली हो जाती है, उसको भर लेते हैं। अगर वो उस पर बैठता है तो उसकी कुर्सी खाली रहती है। इसीलिए ये ऐसे भरते रहते हैं, एक कुर्सी खाली रहती है, पूरे लाइफ भर भी नहीं भर सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा इलेक्ट्रॉन खाली पड़ गया। क्यों? क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 स्थान है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 4 स्थान को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ये स्थान खाली ही रहेगा, मजबूरी है एल्युमिनियम की, ये स्थान खाली ही रहेगा और इसी खाली स्थान को बोलते हैं छिद्र। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? और इसी को बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, अगर इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलते चलते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।